दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है रविवार 20 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शेयर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसका पालन स्टूडेंट और शिक्षकों को अनिवार्य रूप से करना होगा। जी हां, बिहार में 4 जनवरी 2021 से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। जी हां, पहले चरण में स्कूलों में 9वीं से 12वीं तथा कॉलेजों में अंतिम वर्ष की कक्षाएं चलेगी। जी हां, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 18 जनवरी से 9वीं से निचले स्तर की कक्षाएं चलेगी, यानी कि खुलेगी। लेकिन इसके पहले सरकार समीक्षा करेगी कि जो कक्षाएं 4 जनवरी से चलाई जा रही है वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। परिसर और कक्षा में शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया जाएगा। एक बेंच पर केवल 2 छात्र बैठाए जाएंगे। एक दिन में 50% विद्यार्थी आएंगे। कोचिंग में प्रवेश के दौरान छात्रों के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों जदयू में नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, इसका जवाब खुद नीतीश कुमार ने दे दिया है। अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया है कि उनके बाद आरसीपी सिंह ही सब कुछ देखेंगे, यानी कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। ये बातचीत जेडीयू के इंटरनल बैठक में की है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे थे। वहां उनकी अपने समर्थकों के साथ काफी देर तक बैठक हुई। बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि उनके बाद सब आरसीपी सिंह बाबू ही देखेंगे। यह पहला मौका था जब सीएम नीतीश कुमार ने यह संकेत दिया है कि उनके उत्तराधिकारी कौन होगा। गौरतलब है कि नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यह कह चुके हैं कि यह उनका आखिरी चुनाव है। हालांकि चुनावी सभा में उनके ऐलान के बाद कई तरह की सफाई दी गई, लेकिन नीतीश कुमार उम्र के जिस पड़ाव पर है उसमें 5 साल बाद भी इसी तरीके से सक्रिय रह पाना मुश्किल होगा। जाहिर है सवाल उठेगा कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी कौन चलाएगा। लालू प्रसाद की तरह उनके बेटे राजनीति में नहीं है। नीतीश कुमार लगातार कहते आए हैं कि वे राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ हैं। ऐसे में उनके परिवार से किसी के पॉलिटिक्स में आने की संभावना नहीं देखी जाती है। वैसे भी आरसीपी सिंह पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। आरसीपी सिंह आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। नीतीश कुमार के 100 जातीय हैं और उनके गृह जिले के ही निवासी है। ममता बनर्जी के पूर्व सहयोगी और पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सभा मंच पर शुभेंदु ने भाजपा की सदस्यता ली। उनके साथ पार्टी के 10 अन्य विधायकों, 1 सांसद और 1 पूर्व सांसद ने भी भाजपा का दामन थामा है। खास बात यह है कि मंच पर अमित शाह के पहुंचने से पहले ही शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए थे। उन्होंने ही अमित शाह का स्वागत किया और मंच पर उन्हें शॉल ओढ़ाकर अभिवादन भी किया। शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के अन्य नेताओं मुकुल राय, लोकेट चटर्जी, कैलाश विजयवर्गीय समेत अन्य नेताओं से वह बातचीत की। कांग्रेस के भावी अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं काफी जोरों पर है। पहले राहुल गांधी के नाम पर अटकलें लग रही थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी का नाम भी सामने आ रहा है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि 99.9% कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी अध्यक्ष बने। रणदीप सिंह सुरजेवाला का यह बयान देना था कि सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स भी बनने लगे। ट्रोलर्स ने यहां तक कह दिया है कि 100% भाजपा वाले भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन के द्वारा होगा। ये फाइनल हो चुका है। इससे पहले बिहार में बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव होता आ रहा था। खबर के अनुसार आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव को लेकर करीब 300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव सरकार को भेज दिया था, जिसकी स्वीकृति बहुत जल्द मिल जाएगी। इसके बाद 125 करोड़ की लागत से ईवीएम मशीन खरीदा जाएगा। इससे राज्य में पंचायत चुनाव कराई जाएगी। मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम की खरीद पर उच्च स्तरीय स्वीकृति मिल गई है। जहां बहुत जल्द ईवीएम मशीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस बार का पंचायत चुनाव इसी मशीन से होगा, यानी कि ईवीएम मशीन से होगा। हालांकि अभी तक राज्य चुनाव आयोग और पंचायत राज्य विभाग की ओर से इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन पंचायत चुनाव को ईवीएम मशीन से कराने को लेकर तैयारियां शुरू भी हो चुकी है। बहुत जल्द इसकी घोषणा हो सकती है।
दोस्तों, सेहत पर अटैक करने वाली हवाएं बिहार में ठंड बढ़ा रही है। जो निमोनिया और सांस के रोगियों के लिए यह मौसम काफी खतरनाक है। जो कोरोना काल में ऐसे मौसम से सावधानी से ही बचा जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड के साथ जब हवाएं चलती है तो इससे बच्चों से लेकर बड़े तक को परेशानी होती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले सप्ताह में ठंड के साथ कपकपी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर देश के मैदानी हिस्सों में दिखना शुरू हो गया है। जहां कल रात से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवाएं चल रही है, जिससे मौसम सर्द हो गया है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी वाली निम्न हवा के दबाव की वजह से बिहार के सभी हिस्सों में कोहरे छाया हुआ है। इसकी वजह से सीमांचल, मिथिलांचल सहित बिहार के सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, मौसम विभाग का अनुमान है कि गया की तरह पटना में भी मौसम बिगड़ सकता है। गया में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ही शीतलहर का प्रकोप दिखाई दे रहा है। वहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दूं कि भागलपुर सबसे गर्म रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना की वैक्सीन के आने के बाद इसे बिहार में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की तर्ज पर ही लोगों को उपलब्ध कराया जाए। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिला अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे रोजाना कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की अपने जिले में समीक्षा करेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन बिहार में आने के बाद इसे सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट वर्कर्स, जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, नियोजित कर्मचारियों, दुकानदारों और कारोबारियों और फिर जो बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें पहले दी जाए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को बदनाम करना चाहती है। जी हां, आज देश में किसानों को जो लाभ मिल रहा है तथा किसानों के कल्याण के लिए योजना बन रही है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी देश के दलाल और मंडी में दलाली करने वाले लोग किसानों के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को पचा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, यदि सरकार के साथ निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के तहत कामगारों के लिए आकार लेने वाली नई योजनाओं पर तेजी से अमल हुआ तो फिर आने वाले सालों में हर सेक्टर के श्रमिकों को स्किल मैपिंग के जरिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया होंगे। जी हां, यह काम कठिन है पर सरकार ने इस चुनौती को भी अवसर के रूप में लिया है। फिलहाल प्रदेश के कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की मैपिंग कराने की योजना बन रही है। इसके लिए सरकार उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, कृषि विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और पंचायती राज विभाग जैसे महकमों की मदद से 1 करोड़ कामगारों का डाटा जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, धान के कटोरे के रूप में प्रदेश भर में पहचाने जाने वाले चंपारण में सरकारी तंत्र धान खरीद के मामले में पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। जहां बगहा अनुमंडल के आधा दर्जन पैक्सों को छोड़कर अब तक कहीं भी खरीद शुरू नहीं हुई है। इसका फायदा निश्चित रूप से बिचौलियों को होगा। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने सामान्य प्रदेश के धान की कीमत 1868 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की है। हर पंचायत में खरीद हो इसके लिए पैक्सों को अधिकृत किया गया है। खरीद का आदेश जारी होने के बाद भी स्थानीय अधिकारी खरीद शुरू नहीं कर रह सके हैं। जहां गेहूं की बुआई को लेकर परेशान किसानों को विवश होकर बिचौलियों के हाथों अपना अनाज 1050 से लेकर 1250 रुपया प्रति क्विंटल की दर पर बेच दिया है। जहां अगर सरकारी आंकड़ों पर भी गौर करें तो अनुमंडल में करीब 8 लाख क्विंटल धान बिचौलियों के पास है। जहां पैक्स अध्यक्ष और मिलरों की सांठगांठ से अब इस धान की कागजातों पर खरीद होगी। जी हां, उसके बाद सरकार के रुपए किसानों की बजाय बिचौलियों तक पहुंच जाएंगे। यदि हफ्ते भर के भीतर खरीद शुरू नहीं हुई तो फिर किसानों के पास अब शेष बचा धान भी बिचौलियों के हाथों लग जाएगा। दोस्तों, बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जी आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार राज्य में कोरोना के 712 नए मरीज मिले हैं। इसमें मरीजों की सबसे अधिक संख्या पटना जिले में है, जहां कोरोना के 288 नए मरीज मिले हैं। अन्य जिलों की बात करें तो भागलपुर में 22, भोजपुर में 15, गया में 16, गोपालगंज में 13, जहानाबाद में 24, मधुबनी में 25, मुजफ्फरपुर में 30, नवादा में 35, पुणे में 19, सारण में 39 और सीवान में 18 नए मरीज मिले हैं। वही वैशाली में 1, सुपौल में 1, में 3, रोहतास में 9, मुंगेर में 6, खगड़िया में 3 और बक्सर में 6 मरीज मिले हैं। बिहार में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है 5765।
बिहार बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट www.seniorsecondarybiharboardonline.com पर जारी किया है। यह एडमिट कार्ड निकालने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं ये एडमिट कार्ड लेने के लिए स्टूडेंट को अपने स्कूल में जाना होगा। 12वीं का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्कूल सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondarybiharboardonline.com पर जाएं। इसके बाद कक्षा 12 प्रैक्टिकल परीक्षा एडमिट कार्ड 2021 के लिंक पर इसके बाद यहां यूजर आईडी, नाम और पासवर्ड एंटर डालें और फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। दोस्तों, देश में गांव से लेकर जिला और राज्य स्तर पर टीकाकरण की तैयारियों के बाद अब सरकार ने एक सर्टिफिकेट भी तैयार किया है। जी हां, जिसे टीका लगवाने वाले हर व्यक्ति को जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट QR कोड से लेस होगा। जी हां, जिस पर टीका लगवाने के वाले व्यक्ति की पहचान से जुड़ी तमाम जानकारियां सुरक्षित होगी। इतना ही नहीं, सर्टिफिकेट पर टीका लेने वालों का फोटो अनिवार्य है और बगैर पहचान साबित किए बिना टीका नहीं लगेगा। जी हां, टीका लगाने के बाद व्यक्ति के फोन पर एक संदेश भी आएगा जिसमें यह लिखा होगा कि उसे किस दिन और टीका लगाया जा सकेगा और उसे अपना सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि हर सर्टिफिकेट पर टीके का बैच नंबर भी लिखा होगा। एक व्यक्ति को कम से कम 2 और अधिकतम 3 खुराक दी जा सकती है। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि नए कृषि कानून लाकर केंद्र सरकार किसानों के घर खुशहाली लाने के लिए काम कर रही है। यह सरकार इस नीति पर काम कर रही है कि किसानों की आमदनी दुगुनी हो और उनकी आमदनी दुगुनी हो भी रही है। इससे किसान काफी खुश हैं। वे शनिवार को मछली लोक के समीप आयोजित किसान चौपाल को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानून से बिचौलियों का धंधा मंदा होने वाला है। इस कारण वे बेचैन हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोग किसान नहीं हैं। वे खुद को किसान नेता बताते हैं, उनके साथ किसान नहीं हैं। कथित किसान नेता और बिचौलिए अपने धंधा मंदा होते देखकर किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बिहार में नई पर्यटन नीति में टूरिस्ट सर्किट को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। जी हां, पर्यटन विभाग टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए 4 लेन सड़क के किनारे लग्जरी ढाबा बनाने की तैयारी में है। जी हां, ऐसे ढाबा में रहने के लिए कमरे भी होंगे और उसमें सारी सुख सुविधाएं भी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन मालिक खुद ढाबे का निर्माण कर सकते हैं और सरकार इसके लिए 60% सब्सिडी देगी। जी हां, पर्यटन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने सरकार की नई पर्यटन नीति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। यह नई नीति के तहत बिहार के जमीन मालिकों को सरकार 60% और बिहार के बाहर के जमीन मालिकों के लिए 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, ममता के घर पश्चिम बंगाल में कम समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी हां, भाजपा की घेराबंदी से तृणमूल कांग्रेस के पुराने साथी साथ छोड़ रहे हैं। अब झारखंड और बिहार से दूसरी पार्टी भी ममता को चुनौती देने के लिए कमर कस रही है। जी हां, बिहार में सत्ताधारी और भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू पश्चिम बंगाल में 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM झामुमो 35 सीटों पर अपना हिसाब लगा रही है। वही झारखंड में भाजपा के सहयोगी आजसू पार्टी भी वहां चुनाव लड़ने के मूड में है। जहां झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि बंगाल के कुछ साथी आए हुए हैं, लोगों की राय ली जाएगी। पार्टी कितने सीटों पर उम्मीदवार देगी अभी निर्णय नहीं हुआ है। जी हां, बिहार में सीमांचल के मुस्लिम इलाकों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित ओबीसी की पार्टी पश्चिम बंगाल में संभावना की तलाश कर रही है। बिहार में राजद, कांग्रेस और वाम दल एक हैं और लालू प्रसाद की ममता से दोस्ती भी रही है। ऐसे में बंगाल में ये यूपीए का खेमा क्या करता है, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। दोस्तों, कोरोना काल में स्कूल बंद है और स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन के भरोसे हैं। देश में 66.8% बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। जहां पंजाब, हिमाचल, केरल और गुजरात में जहां 80% से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वहीं ओडिशा, राजस्थान, यूपी, बंगाल में 25% बच्चे भी ऑनलाइन सिस्टम से नहीं जुड़े हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 84.6% बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं बंगाल में सबसे कम 7.7% बच्चे ही इससे जुड़े हैं। राजस्थान के 21.5% बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में मात्र 7.8% बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जी हां, वही देश के 80% बच्चों के पास किताबें हैं। बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय और मणिपुर में सबसे ज्यादा 95% बच्चों के पास किताबें हैं, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में 70% से कम बच्चों के पास किताबें हैं।
दोस्तों, बिहार में रहने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ये मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बहुत जल्द 10,000 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। इसको लेकर राजस्व विभाग ने तैयारियां शुरू भी कर दी है। बहुत जल्द इसको लेकर नोटिस जारी किया जा सकता है। जी हां, खबर के अनुसार राज्य के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा है कि राजस्व विभाग में बहुत जल्द 10,000 पदों पर सरकारी नौकरी निकाली जाएगी। इससे राज्य के युवाओं को बड़े स्तर पर नौकरी करने का मौका मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार राज्य के कई जिलों में जमीन सर्वे का काम करा रही है। कर्मचारियों की कमी के कारण सर्वे में देरी हो रही है। इसी को देखते हुए सरकार राजस्व विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती करेगी। इस भर्ती के द्वारा कर्मचारियों की दिक्कतों को दूर किया जाएगा। अगर आप बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो फिर इस भर्ती प्रक्रिया में नजर बनाए रखें, क्योंकि नए साल के प्रारंभ में ही नोटिस जारी किया जा सकता है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। जब भर्ती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आपको नोटिफिकेशन जारी करके दे दिया जाएगा और केडीबी लाइव के माध्यम से भी आपको जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने राजधानी के एक बड़े होटल में छापेमारी की है। जी हां, इस होटल से हथियार के साथ आधा दर्जन से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, घटना राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना इलाके की है, जहां पुलिस ने एक बड़े होटल में छापेमारी करके कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है, वो भी हथियार के साथ। जहां इसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की इस रेड को लेकर जानकारी मिली है कि होटल में ये अपराधी आकर छिपे हुए थे। माना जा रहा है कि ये क्रिमिनल हथियार की डील करने आए थे। जिसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने फौरन होटल के उस कमरे में छापेमारी करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार एक्शन मोड में है। बिहार सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जिसमें वे बिहार के सभी गांव में भी अब आसानी से जमीन का नक्शा मिल सकता है। बिहार में फिलहाल जो सबसे ज्यादा मामले कोर्ट में लंबित पड़े हैं, उसमें जमीन का मामला सबसे ऊपर है। जहां माना जा रहा है कि 70 से 80% मामले जमीन से जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि लोगों को अपने जमीन के दस्तावेज खोजने में काफी दिक्कतें हो रही है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जमीन सर्वे से उन्हें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ऐसे में हम समझाएंगे कि जमीन से सर्वे से लोगों को किस तरीके का फायदा होगा। जी हां, सरकारी आदेश के अनुसार बिहार में 1950 के बाद पहली बार जमीन सर्वे का कार्य हो रहा है। अगर यह सर्वे का काम पूरा होगा तो फिर इससे लोगों को जमीन की सभी प्रकार की समस्या से निजात मिल जाएगा। जी हां, और भविष्य में जमीन से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बिहार में जमीन सर्वे के बाद जमीन का कागजात डिजिटल प्रारूप में रखा जाएगा और हर खरीद बिक्री के बाद खतियान निरंतर अपडेट होता रहेगा। जमीन सर्वे के दौरान जमीन की जीवित रैयत के नाम से नया खतियान तैयार किया जाएगा। इस सर्वे के दौरान जमीन के जीवित रैयत के नाम से नया खतियान तैयार किया जाएगा। इस सर्वे में जमीन का नया मानचित्र भी आएगा। इससे जमीन विवाद समाप्त हो जाएगा। जी हां, अब आप आसानी से अपनी जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। इससे जमीन खरीदी बिक्री में धोखाधड़ी नहीं होगी। जमीन का सर्वे नंबर या फिर कॉलोनी का नाम डालते ही चंद मिनटों में रजिस्ट्री की डिटेल्स सामने आ जाएगी। रजिस्ट्री किसके नाम है, कितने पुराने हैं और कब हुई थी, इन सब बात का ब्यौरा इसमें शामिल किया जाएगा। जी हां, इससे सबसे अच्छा होगा कि पारिवारिक विवाद खत्म होगा। आप एक क्लिक पर किसी भी जमीन का पूरा डिटेल्स जान सकेंगे। जी हां, इससे जमीन खरीदी बिक्री में धोखाधड़ी नहीं होगी। रजिस्ट्री किसके नाम है, कितने पुरानी है और कब हुई थी, पूरा ब्यौरा मिलेगा। इससे जमीन के असली मालिक के बारे में तुरंत पता लग जाएगा। दोस्तों, शराबबंदी के बावजूद माफिया बिहार में शराब की खेप मंगवाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। जी हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद इसे पुलिस और उत्पाद विभाग की सख्ती बढ़ी है, इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए माफिया लग्जरी और वीआईपी नंबर वाली गाड़ियों से शराब की छोटी खेप मंगवा रहे हैं। इन गाड़ियों से 2 लीटर के जार में शराब की खेप बिहार के कई जिले में भेजी जा रही है। इसे डिलीवरी बॉय के जरिए खरीदारी तक पहुंचाया जा रहा है। इस संबंध में केंद्रीय खुफिया विभाग ने पटना स्थित मुख्यालय को जानकारी दी है। हालांकि स्थानीय स्तर के पुलिस अधिकारी इस पर बोलने से बच रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखने का ऐलान करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। जहां 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की पुख्ता तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के नाम का ऐलान किया है। जहां प्रदेश महासचिव मीनाक्षी श्रीवास्तव और जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जादेन के मुताबिक कार्यकर्ताओं ने भी संजय सिंह को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग की है। जी आम आदमी पार्टी यूपी में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच अंदरूनी विवाद बढ़ते जा रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस को लेकर विस्फोटक बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालात बिना पतवार नाव जैसे हो गई है। कांग्रेस का अब कोई खेवनहार नहीं। राहुल गांधी में अब लोगों को उत्साहित करने की क्षमता नहीं रह गई। उन्होंने कहा कि जनता की बात छोड़ दे, उनकी पार्टी के ही लोग उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जी हां, लोग अब कांग्रेस से मुंह मोड़ रहे हैं। वही सोनिया गांधी काम चलाऊ अध्यक्ष के रूप में पार्टी खींच रही है। दोस्तों बिहारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। जी हां, पटना हवाई अड्डे पर अब ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो कौन सा चार्ज, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि हवाई यात्रियों को छोड़ने आने वाले कॉमर्शियल वाहनों को भी अब पटना एयरपोर्ट पर एक्सेस शुल्क नहीं देना होगा, जो पहले दिया जाता था। अब से पहले तक केवल प्राइवेट वाहनों को ही इस एक्सेस शुल्क से छूट दी गई थी। हालांकि एयरपोर्ट पर इस नई व्यवस्था से कठिनाइयां भी शुरू हो जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग से जुड़ी एजेंसियों का कहना है कि एयरपोर्ट पर प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों के लिए अभी एक ही लेन है। ऐसे में यह तय करना मुश्किल होगा कि किससे एक्सेस शुल्क लेना है और किससे नहीं लेना है। लेन के अलग अलग होने पर यह व्यवस्था कारगर हो सकती है, लेकिन अभी हर दिन विवाद बढ़ेगा। दोस्तों पूरा देश अब कोरोना की चपेट में है। इस महामारी को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए अब भी पाबंदियां लगी हुई है। हालांकि धीरे धीरे हालात अब सामान्य होने लगे हैं, लेकिन इस महामारी के कारण सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब वर्ग के लोगों को हुई है। ऐसे में उड़ीसा की एक महिला गरीब बच्चों के लिए मसीहा बनकर सामने आई है। जी हाँ, उन्हें फ्री में शिक्षित कर रही है। आलम यह है कि इस महिला टीचर की हर जगह तारीफ हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मानसी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नाला बस्ती के एरिया में आदिवासी बच्चों को पढ़ाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसी ये काम उस समय में कर रही है जब पूरा देश कोरोना से प्रभावित है। मानसी का कहना है कि वे जिन बच्चों को पढ़ा रही है उनके पास स्कूल जाने के लिए ना तो संसाधन है और ना ही पैसे, लेकिन ये बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें साफ देखा जा सकता है कि मानसी किस तरीके से बच्चों को कैसे खुले आसमान के नीचे पढ़ा रही है। रिपोर्ट के अनुसार मानसी वर्तमान में 40 बच्चों को क्लास देती है और भी बिल्कुल फ्री में। इन सभी को ओडिया भाषा में पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक मानसी से लेकर सभी बच्चे ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए मास्क पहन रखा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल से इन बच्चों को ओडिया के साथ अंग्रेजी, जनरल नॉलेज, गणित के साथ डांसिंग, संगीत और ड्राइंग भी सिखाया जा रहा है। दोस्तों नालंदा के बॉर्डर पर विश्व प्रसिद्ध राजगीर पहाड़ी की तलहटी में बसा ये गांव है। जी हां, दोहरा पंचायत का मोतनाजे गांव जो देखने में सभी गांव के समान दिखता है, मगर इस गांव में कुछ ऐसी बात है जो अन्य सभी गांवों से इसे अलग करती है। जी हां, ये गांव सात्विक लोगों का है। जो यहाँ के वासिंदे पूरी तरीके से शाकाहारी हैं और गांव के किसी भी घर में मांसाहार नहीं चलती है। दोस्तों भारतीय रेलवे साल 2024 के बाद सभी को कंफर्म टिकट देने की योजना पर काम कर रहा है। इसके साथ रेलवे की मांग के अनुसार ट्रेन चलाने की भी योजना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO VK यादव ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे ने ढांचागत और आधुनिकीकरण का काम तेजी से चला रहा है। दरअसल यात्रियों में कंफर्म टिकट को लेकर काफी महामारी बनी रहती है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक सालाना करीब 16 करोड़ वेटिंग टिकट बुक होते हैं और इनमें से 7 करोड़ कंफर्म हो पाते हैं। जो कंफर्म नहीं होने वाले टिकटों में से ऑनलाइन बुक किए गए टिकट अपने आप कैंसिल हो जाते हैं, जबकि खिड़की से टिकट लेने वाले यात्रियों को खड़े रहकर या फिर फर्श में बैठकर यात्रा करनी पड़ती है। जी हां, रेलवे इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मांग के अनुसार ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों बिहार में गांव से लेकर शहर तक गैर मजरूआ जमीन की भरमार है। जहां इस जमीन पर गांव के दबंग लोगों का कब्जा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में मौजूद इस गैर मजरूआ जमीन का असली मालिक कौन होगा। जहां असली मालिक कौन है, इसको लेकर कानून क्या कहती है, तो गैर मजरूआ जमीन क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जो बीते सर्वे में किसी भी रैयत को तत्कालीन जमींदार द्वारा बंदोबस्त नहीं किया जा सकी, उसे ही गैर मजरूआ जमीन कहा जाता है। ये जमीन बिहार सरकार की होती है। इस पर अवैध रूप से कब्जा करना गैर कानूनी माना जाता है। खबर के मुताबिक इस जमीन को सरकारी कामों में उपयोग के लिए लाया जा सकता है। जहां बिहार सरकार इस जमीन पर कल कारखाने लगाने, स्कूल खोलने, उद्योग लगाने, नाली गली बनाने, सरकारी भवन बनाने जैसे काम कर सकती है। कानून के मुताबिक बिहार में गैर मजरूआ जमीन की खरीद बिक्री करना अपराध माना जाता है। जी हां, ऐसा करने पर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ये जमीन बिहार सरकार की होती है। इस जमीन को आप ना तो खरीद सकते हैं और ना ही किसी के पास बेच सकते हैं। यह जमीन सिर्फ बिहार सरकार की होती है।
दोस्तों, गया जिले में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में निर्माणाधीन नेचर और जू सफारी का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल राजगीर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नेचर सफारी में निर्मित ग्लास ब्रिज का मुआयना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस ग्लास ब्रिज पर चढ़कर उसकी गुणवत्ता का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह ग्लास ब्रिज आगामी मार्च महीने तक यानी कि मार्च 2021 तक पर्यटक और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस स्थल पर पुलिस बल साथ ही ब्रिज को निर्माण करने वाले टेक्नीशियन भी तैनात की जाएगी। जी हां, उन्होंने साफ कहा है कि सुरक्षा से किसी भी तरीके से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पर्यटन स्थल को पूरी तरीके से विकसित करने के कटिबद्ध हैं। जी हां, इसके साथ ही सभी को गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां की जा रही है ताकि यहां की भू जल स्तर को संरक्षित किया जा सके। दोस्तों, बिहार में नए साल में शहरी निकायों की संख्या बढ़ जाएगी। जहां शहरीकरण के मानकों में बदलाव करके राज्य सरकार इन निकायों के गठन का रास्ता पहले ही साफ कर चुकी है। ऐसे में जल्द 40 से 50 नए निकाय गठित हो सकते हैं। नए निकायों के बनने से राज्य में शहरीकरण की रफ्तार बढ़ेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नए निकायों के लिए जिलों से प्रस्ताव मांगे थे, जहां इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है। मानक पर खड़े उतरने वाले प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जहां बिहार शहरीकरण के मामले में फिलहाल काफी पीछे हैं। यहां शहरीकरण का आंकड़ा महज 11% है, जबकि राष्ट्रीय औसत करीब 33% है। नए निकायों का गठन होने पर यह आंकड़ा 15% के करीब होने की उम्मीद है। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को झटका लगा था। जहां राज्य के कुल 42 सीटों में से टीएमसी हालांकि 22 सीटें जीत पाई थी, लेकिन बीजेपी ने 18 सीटें जीत हासिल करके टीएमसी की सत्ता को चुनौती दे डाली थी। बीजेपी ने ममता की किला को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद से ही डैमेज कंट्रोल करने के लिए दिल्ली विधानसभा और आंध्र प्रदेश समेत कई चुनाव में जीत के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर की एजेंसी आई-पैक को टीएमसी ने हायर किया है। इससे पहले 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और 2014 लोकसभा चुनाव में पीके ने यानी कि प्रशांत किशोर ने अहम भूमिका निभाई थी। जी कईयों के लिए उन्होंने सफल चुनावी रणनीति बनाई थी, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के टीएमसी असंतोष उभरा है और प्रशांत किशोर के खिलाफ आवाजें उठने लगी है, उससे लग तो ऐसा रहा है कि अभिषेक बनर्जी को तो टीएमसी नेता पहले ही झेल रहे थे। प्रशांत किशोर उनके साथ मिलकर डेडली कॉम्बो साबित हो रहे हैं और प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी ने मुश्किल कम करने के लिए बुलाई थी, लेकिन वे खुद ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।